Welcome to History Dreamer. Today we will learn about the archaeological sources. मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड किया था जो कि लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर बेस्ड था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बहुत लेट में आ रहा है। बट जो भी हो, ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर जो वीडियो बन रही है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हर ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी, उड़िया मीडियम के बच्चों के लिए भी, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी। बस हिंदी में मैं बोलूँगी, लेकिन जो सोर्सेज जो अवेलेबल होगा वो इंग्लिश में होगा, जो कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, और जो उड़िया मीडियम के हैं, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आप नोट बना सकते हो। और इसमें कुछ डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं है, जो कि ईजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बस मुझे समझाना है और आपको थोड़ा से मेहनत करके लिखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग देखते हैं, स्टडी ऑफ राइटिंग्स इज़ कॉल्ड पालियोग्राफी। जो कि कोई से एक चीज़ है तो पहले उसको पढ़ाई करेंगे, तो क्योंकि बहुत सारा लैंग्वेज बहुत सारा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज है। जैसे कि उर्दू लैंग्वेज एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, जो कि अलग ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, और जो अलग ग्रुप के बच्चे हैं और अलग ग्रुप के लोग हैं वो उर्दू ज़्यादा जल्दी नहीं पढ़ सकते। बट इसके बारे में जब इस उर्दू में कुछ चीज़ लिखा है तो उसको जब हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, जो स्टडी ऑफ राइटिंग्स के ऊपर जब हम लोग स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड पालियोग्राफी। तो पहला चीज़ ये है। तो ये खाली उड़िया में नहीं जानना है, हिंदी में नहीं जानना है, तो ये इंग्लिश का टर्म भी बहुत सारे एग्जाम्स है, जो आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम आता है जिसमें कि पालियोग्राफी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, The study of Indian antiquities was initiated by scholars like Sir William Jones, who founded the Asiatic Society of Bengal in 1784। तो पहले हमको देखना है जो एंटिक्विटीज़ मतलब क्या है, बहुत पुराना काल का जो भी हम लोग, हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको जानने के लिए पहले लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था टू नो, कुछ जानने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो लोग हिस्ट्री लिख के नहीं रखते थे उनके फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो पहले हम जो हमारा जो अतीत था, हमारे अतीत के लिए हमको ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे कि इन लोगों का कुछ कल्चर नहीं है, कुछ ट्रेडिशन नहीं है। तो बाद में जब डिस्कवरी हुआ इन 1921 में, जब डिस्कवरी हुआ, क्या डिस्कवरी हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तब उन्हें पता चला कि हमारा कल्चर कितना ग्लोरियस था, ठीक है। तो एंटिक्विटीज़ को पढ़ने के लिए, जानने के लिए कोई तो ब्रिटिशर्स हेल्पफुल था जो कि हमको सपोर्ट कर रहा था, तो उसमें सर विलियम जोन्स थे, जो कि 1784 में एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल में बनाए, जो कि हमारा जो अतीत है, अतीत को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंथुजियाज्म लोगों के बीच में आया, और वो लोग भी जानना चाहिए कि हमारा इंडियन कल्चर क्या है। तो ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे पड़ता है कि कौन सा ऐसे व्यक्ति थे जो कि एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा, और वो कब बना था, जिसके द्वारा से हमारा जो पास्ट का कल्चर था उसको पढ़ सकते थे, जान सकते थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कवरी कर सकते थे। तो वो था सर विलियम जोन्स। और कौन से पीरियड में, 1784 में, और कौन सा सोसाइटी बनाई थी, वो था एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन वेयर कलेक्टेड बट दोज कुड नॉट बी डिसाइफर्ड। और यहाँ पे और एक चीज़ है, बहुत सारा चीज़ हमें मिला है, इंस्क्रिप्शन बहुत सारा मिला है, बट वो अभी तक डिसाइफर्ड नहीं हुआ है। डिसाइफर्ड मतलब पाठ, जो बोलते हैं ना, पाठ उद्धार नहीं हुआ है, मतलब अभी तक उसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि वो जो लैंग्वेज वाले लोग थे, वो लैंग्वेज को जानने वाले लोग दुनिया में नहीं है, उसको कोई पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो ये चीज़ तो ऐसे ही कुछ हुआ तो जान नहीं सकते। तो उसके बीच में एक ब्राह्मी लिपि है, अब सुनो, मतलब ये जो ब्राह्मी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि को भी कोई जान नहीं पाते थे। तो ब्राह्मी लिपि को 1837 में, 37 में, तो एक इंसान जिनका नाम है जेम्स जोन्स नहीं, जेम्स प्रिंसेप, ये मिस्टेक हो गया है, जेम्स प्रिंसेस, वो 1837 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ना, मतलब पढ़ लिए। जब पढ़ लिए तो बहुत सारा हमारे कल्चर के बारे में पता चल सका। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा ईयर में और कौन सा स्क्रिप्ट को कौन सा इंसान जो कि उसको पढ़ाई किए थे, ठीक है, पढ़ के उसके बारे में हमको बताए थे और उसके बारे में डिस्कवरी किए थे, वो है जॉन प्रिंसेप्स 1837 ब्राह्मी स्क्रिप्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट आप अपना खाते में, अपना जो कॉपी है वो कॉपी में आप नोट्स कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हिंदी में बता रही हूँ, बस आप लिख ले। और ऐसा मटेरियल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा अच्छा अच्छा बुक से हमने ढूंढ के इसको बनाते हैं कि हमारा स्टूडेंट पढ़े, तो ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन जो मिला, जो जो हमको हेल्प मिला, किसके द्वारा हेल्प मिला जो कि हमारे कल्चर को हम लोग जान पाए। तो पहले जो थे जनरल कनिंघम, ये जो थे 1862 में उनको आर्कोलॉजिकल सर्वेयर टू गवर्नमेंट, वो मतलब उनको अपॉइंटमेंट किया गया। तो वो बहुत कोशिश की हमारे इंडिया कल्चर को डेवलप करने के लिए, कल्चर के बारे में जानने के लिए बहुत सारा वो मतलब बहुत सारे लोग को अपॉइंट किए, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन एक थे जो कि हमारे ब्रिटिश के वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल भी थे। तो वो क्या किए थे ना, हाँ, एक डिपार्टमेंट जो इस्टेब्लिश किए थे, डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। तो उसमें किस किस को अपॉइंट किए थे, मार्शल को अपॉइंट किए थे। ये आपको पता होगा जॉन मार्शल, ये इनका थोड़ा सा रोल इसमें भी है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में। और किस किस को, बोगेल को, स्टेइन को, ब्लच को, स्पूनर को, ये लोग को वो अपॉइंट किए थे। बोले कि देखो भारत में जितना सारा कल्चर ट्रेडिशन जो है पुराना वाला, तो उसको डिस्कवरी करो। अभी भी कुछ कुछ चीज़ ऐसा दबा हुआ है मिट्टी के नीचे जिससे हमको बाद में पता चल रहा है, उसका डिस्कवरी हो रहा है, उसको लोग उसको डिस्कवरी करके निकाल रहे हैं। तो पता चल रहा है कि हमारा एंशिएंट पास्ट कितना ग्लोरियस था, कितना अच्छा था। तो ये जो चीज़ है, पहले ये मैं इसका बैकग्राउंड बोल दी, ठीक है। बैकग्राउंड बोल दी, इसको आप अपना कॉपी में नोट्स करने के बाद आप एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आप डाल सकते हो। और तो और अभी तो जितना सारा एग्जाम में सब में शॉर्ट क्वेश्चन के आकार में हर क्वेश्चन आता है। तो ये जब आपको याद रख लोगे तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा फॉर योर फ्यूचर मतलब स्टडी के लिए। तो देखेंगे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में कौन सा पार्ट्स आता है। पहला पार्ट आता है जो कि हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। जैसे कि एक्सप्लोरेशन होता है फर्स्ट, पहले एक्सप्लोर करना, कोई सी चीज़ को एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो कैसे एक्सप्लोर करेंगे, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड कलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू पास्ट इज नॉट एक्सप्लोरेशन। पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन किसे बोलते हैं। तो पहले कोई से पास्ट रिलेटेड कोई से ऑब्जेक्ट के बारे में सर्च करना को बोला जाता है एक्सप्लोरेशन। ये पहला पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। तो नेक्स्ट क्या है, एक्सकावेशन। एक्सकावेशन मतलब खनन करना, मतलब खोदना। ऐसे कुछ चीज़ है माउंट के आकार में, ऐसे कुछ पड़ा है, हम लोग को देखा कि यहाँ पे कुछ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सकावेट करेंगे, मतलब जैसे खोद के इसको निकालेंगे, ठीक है। तो अंडर द डायरेक्शन और सुपरविजन ऑफ डॉक्टर मार्शल, ये तो देखो मैं अभी बोली थी आपको, कनिंघम किसे अपॉइंट किए थे, मार्शल को अपॉइंट किए थे। तो मार्शल आगे जाकर तो क्या किए, यहाँ पे वो क्या किए, एक्सकावेट किए एक साइट को, उसका नाम है तक्षशिला। आपको पता होगा जो तक्षशिला जो है अभी भी यूनिवर्सिटी एक है जो कि बख्तियार खिलजी के द्वारा वो ये हो गया था, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो कहाँ पे है, गांधारा का कैपिटल भी आपको पता होगा कि 16 महाजनपद का एक कैपिटल, एक चीज़ मतलब एक महाजनपद था, उसका नाम था गांधारा, उसका कैपिटल तक्षशिला था, जो कि अभी मौजूद कहाँ पे है, कहाँ पे है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के पार्ट में है, ठीक है। तो कवरिंग एन एरिया अबाउट 25 स्क्वायर किलोमीटर माइल्स वेर एक्सकवेटेड एंड लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड। तो तक्षशिला को पहले कौन डिस्कवरी किया था, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जॉन मार्शल, जो कि कितना सारा स्क्वायर किलोमीटर में था, वो था 25 में। द एंशिएंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र भी है जो कि जिसका किसका कैपिटल था, अभी मगध का कैपिटल, जो कि पहले था क्या था, जो गृहराज और राजगृह और पाटलिपुत्र। तो ये जो है पाटलिपुत्र, तो ये किसके द्वारा एक्सकावेट हुआ था, स्पूनर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं जो पढ़ा रही हूँ ये नहीं मिलेगा कोई भी बुक्स में, तो ये इसको थोड़ा सा याद रखना है, मेहनत करना है। तो डॉक्टर स्पूनर ऑल्सो स्टार्टेड एक्सकावेशन ऑफ बुद्धा साइट। जो स्पूनर जो थे वो कौन सा, नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्कवरी किए थे, ठीक है। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ इन कंटिन्यूशन, मतलब अभी भी सेशन में है, जो कि हम बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, जो कि बाद में इसको रिवाइव किया गया है, जो कि और एक क्या है, कितना मसीहा में, इन 1922 और 23 में। R.D. बनर्जी जो कि एक्सकावेशन किए थे मोहनजोदारो, ये आपको पता है। राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, वो लोग क्या डिस्कवरी किए थे, एक थे हड़प्पा वाले और दयाराम साहनी थे हड़प्पा वाले, राखलदास बनर्जी थे मोहनजोदारो। अभी समझ में आया एक्सकावेशन कौन सा जगह को खनन करके बाद में पता चला है, ठीक है। इसको भी आप अपना नोट्स में बना लिए। देखो कोई तकलीफ हो रहा है क्या, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, इंग्लिश में तो नहीं बोल रही हूँ, इंग्लिश में लिखी हूँ बट हिंदी में बोल रही हूँ, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखें
नहीं भी तो इसको स्क्रीनशॉट करके, इसको इंग्लिश में है, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो, उड़िया में कुछ लिख सकते हो। तो फिर देखते हैं एपिग्राफी। व्हाट इज एपिग्राफी? तो एपिग्राफी हम लोग किसे बोलेंगे? जो एपिग्राफी है उसको हम लोग बोलेंगे, एपिग्राफी मतलब होता है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन किसे बोलते हैं? जो कि बड़े बड़े पिलर हो, वाल हो, सब में जो कुछ कुछ लिखा होता है राजा का अचीवमेंट के बारे में, कुछ कुछ लिखा होता है, तो उसको बाद में हम लोग उसको पढ़ के जानते हैं कि हमारा उस टाइम का राजा कैसे थे, क्या थे, उनका कंडीशन क्या था, उनका अचीवमेंट क्या था, तो उसको बोला जाता है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन के स्टडी को बोला जाता है एपिग्राफी। ठीक है, इसको बोलते हैं शायद अभिलेख, अभिलेख का स्टडी बोला जाता है। द इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, मतलब कहीं भी लिख सकते हैं, पिलर्स में लिखा होगा, रॉक्स में लिखा होगा, कॉपर प्लेट्स में लिखा होगा, वुडन में लिखा होगा, लकड़ी में, स्टोन टैबलेट्स में लिखा होगा, कॉल्ड एपिग्राफी। ठीक है, तो फिर क्या है, इंस्क्रिप्शन किसे बोलते हैं? तो इंस्क्रिप्शन का स्टडी को एपिग्राफी बोला जाता है। तो इंस्क्रिप्शन मतलब है जो लिखा हुआ चीज़। तो कहाँ से क्या चीज़ मिला है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा से ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आज दे एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स एंड मेटल्स, थोड़ा से इसको जूम कर लेते हैं। क्या है इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन है आज द एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स एंड मेटल्स दे कंटेंट व्हाट वाज ओरिजिनली रिटेन। जो ओरिजिनली रिटेन है उसी को ही इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। मतलब इंस्क्रिप्शन हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई के ऊपर रहता है। मतलब वो पूरा स्टोन में जो लिखा होता है, वुड में जो लिखा रहता है, उसको पढ़ाई करते हैं लोग और उससे जानते हैं राजा के बारे में। तो अशोका का जो एडिक्ट था, अशोका के बारे में जो लिखा हुआ था, उसको धम्मा लिपि बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला और क्या क्या है। द सोगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि थर्ड सेंचुरी बीसी में बना था, वो है किसके बारे में लिखा है? उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। देखो इसको नोट्स बना लो, सोहगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और एक क्या है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि रुद्रदमन फर्स्ट के द्वारा हुआ था, वो भी, हाँ उसमें भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मटेरियल के बारे में पता चल रहा है। यहीं पे दो क्वेश्चन आ गए, शोहगुरा कॉपर प्लेट जो कि उससे क्या पता चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चल रहा है। जूनागढ़ जो कि रुद्रदमन फर्स्ट का था, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चल रहा है। और एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो है बंसखेड़ा कॉपर प्लेट। एग्जाम में ऐसा पढ़ सकता है कि हर्षा के द्वारा कौन सा कॉपर प्लेट का जो इंस्क्रिप्शन है, तो वो है बंसखेड़ा। ठीक है, बंसखेड़ा। तो उसके बाद देखते हैं हमारा एक है, एक इंस्क्रिप्शन है, उसको बोला जाता है यूलोजिस्टिक इंस्क्रिप्शन जो कि दो भाग में डिवाइड है। एक है प्योर यूलोजी, ठीक है, एक है प्योर यूलोजी और एक ठो है और एक ठो है कि कौन सा है, देखो यहाँ पे है प्योर यूलोजी और मिक्स यूलोजी, मिक्स यूलोजी। ठीक है, मिक्स्ड विथ अदर टाइप्स, अलग टाइप का। तो फिर है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खाराबेड़ा। तो खाराबेड़ का जो है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन वो है प्योर यूलोजी वाला। टू सेम कैटेगरी बिलोंग्स अलावत पिलर इंस्क्रिप्शन जो समुद्रगुप्त का है, पिलर इंस्क्रिप्शन, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और खाराबेड़ा का कलिंग है, ये है प्योर यूलोजी से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन एक है जो कि इज ए रॉयल कॉमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग द अशोका के बारे में है। अशोका का विजिट हुआ था, अशोका जब गए थे कहाँ पे, लुम्बिनी गए थे, और वहाँ पे और क्या मेंशन है ना, बुद्धा का बर्थ प्लेस है वो। कौन सा? लुम्बिनी जो है बुद्धा का बर्थ प्लेस। और लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन से क्या पता चल रहा है ना, रेको जो हमारा अशोका का जो विजिट हुआ था लुम्बिनी को, उसके बारे में बयान किया गया है। और इन ऑल इंस्क्रिप्शन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक याद रखना है आपको, जो अशोका का जितना सारे इंस्क्रिप्शन है, सारे इंस्क्रिप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन किया गया है उनको देव प्रियदर्शी, मतलब देव का जो गॉड का बिलोव्ड, मतलब गॉड का सबसे प्यारा बंदा। तो लेकिन सिर्फ कौन सा जगह में, एग्जाम में ऐसा पड़ता है कि कौन सा, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि नेट फेट के एग्ज़ाम में आता है, बहुत बड़ा बड़ा एग्ज़ाम में आता है। और जो है ओपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम में आता है, जो कि मास्की कौन सा ऐसा है जो कि जिसमें नहीं है, मतलब बिलोव्ड ऑफ गॉड्स नहीं लिखा है, तो वो है मास्की जो कि हैदराबाद में मौजूद है, गुज्जरा जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। बट उसमें फिर क्या लिखा गया, ये जब नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया है, अशोका मेंशन है,
उसमें अशोक लिखा गया है। तो एग्जाम में ऐसा भी पढ़ सकते हैं घुमा के क्वेश्चन, जो अशोक का कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, मतलब अशोक के बारे में, और जो अशोक का नाम को वहाँ पे रिवील किया गया है, अशोक का नाम ही वहाँ पे मेंशन किया गया है, वो है ये दो वाला, एक है क्या मास्की है और एक क्या है गुज्जर है। ठीक है, उसके बाद और एक इंस्क्रिप्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, एक है रवतक इंस्क्रिप्शन, जो कि कुशाण का एम्परर जो था कनिष्क का था रवतक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद है भोज कोई इन एशिया माइनर मेंशन अबाउट द वैदिक गॉड्स, और एक है इंस्क्रिप्शन का नाम होता है भोज कोई इन एशिया माइनर, एक इंस्क्रिप्शन है कहाँ पर है, एशिया माइनर के पास है भोज काई। तो ये क्या बोल रहा है ना, वैदिक गॉड्स के बारे में बोल रहा है। ठीक है, और एक इंस्क्रिप्शन है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि प्रयाग प्रशस्ति भी उसको बोला जाता है, वो है किसका, समुद्रगुप्त का है। तो उसमें क्या है, वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, एग्जाम में ऐसा भी आता है कि जो हमारा अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया किसके द्वारा, हरिशन के द्वारा, और किसके द्वारा बनाया गया है, ये है समुद्रगुप्त के द्वारा। उसका और कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत में, और कौन सा प्रोसेस में लिखा गया है, वो चंपू काव्य, जो चंपू काव्य है वो चंपू काव्य के स्टाइल में लिखा गया है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं कलर मतलब इसको ऐसा कलर करना भूल गई, एडिट करना छोड़ो, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या हूँ, एक है नासिक इंस्क्रिप्शन, नासिक और नानाघाट इंस्क्रिप्शन, ये दोनों इंस्क्रिप्शन को याद रखो। द अचीवमेंट ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी का अचीवमेंट के बारे में नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। बट किसके द्वारा, मतलब नहीं ये बनाया गया है इनके द्वारा, बट किसके द्वारा लिखा गया है ना, उनकी जो खुद की माँ थी उनका नाम था गौतमी बालाश्री। हाँ, गौतमी बालाश्री का द्वारा कंपोज किया गया है। कैसे, जैसे कि मैं अभी बोली, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा बनाया गया है, समुद्रगुप्त के द्वारा, और उसको कौन कंपोज किया है, वो है, उसका नाम क्या है, हरिशन। तो वैसे अहोलिया इंस्क्रिप्शन एक है, उनका नाम क्या है, वो शायद मैं लिखी नहीं हूँ, अहोलिया इंस्क्रिप्शन में बोल दूंगी, बाद में बोल दूंगी, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं नानाघाट इंस्क्रिप्शन, वो है किसके द्वारा, नानाघाट इंस्क्रिप्शन जो है वो किसके द्वारा इशूड किया गया है, नागानिका। ठीक है, और एक इंस्क्रिप्शन है मंडाशूर इंस्क्रिप्शन, वो किसके द्वारा है, कुमारगुप्त के द्वारा में हुए, और रिटेन किसके द्वारा, एक कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया है, और किसके द्वारा लिखा गया है ना, भट्टस भट्टा। ठीक है, भट्टस भट्टा। और क्या है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो कि रुद्रदमन के द्वारा बनाया गया है, और इसमें क्या वर्णना है ना, चंद्रगुप्त का गवर्नर जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, वो रिस्पॉन्सिबल था एक तो डैम बनाने के लिए, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो कौन सा डैम था, सुदर्शन लेक, कहाँ पे ना, गिरनार काठियावाड़। एग्जाम में ऐसा पढ़ता है कि एक सुदर्शन लेक जो बनाया गया था उसके बारे में कौन सा इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, और उसको कौन बनाया है ना, रुद्रदमन बनाया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये मैं खुद से एक तैयार की हूँ आप लोगों के लिए, देखो तो ये थोड़ा से एडिशनल है, तो इसको क्या देखते हैं, एक है समुद्रगुप्त का बहुत सारा मतलब बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, एक है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब लिखा गया था, हरिसेन के द्वारा। उसके बाद और एक है ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन, स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, और एक है नालंदा कॉपर प्लेट, और एक है गया कॉपर प्लेट। ये चार को याद रख लेना, समुद्रगुप्त का से बिलोंग करता है। फिर है चंद्रगुप्त सेकेंड, जो कि मेहरावली आयरन पिलर, और गरुड़ा आयरन पिलर भी उन्हीं के द्वारा है। उसके बाद कुमारगुप्त फर्स्ट है, कुमारगुप्त फर्स्ट जो है तो उनका है क्या, बिलसद, जो कि इट्टा और यूपी में मौजूद है, और है मानकुनवार, वो है इलाहाबाद में उपस्थित है। क्या है उनका नाम, कुमारगुप्त फर्स्ट। और नेक्स्ट देखते हैं, और भी बहुत सारा उनका है कुमारगुप्त फर्स्ट का, एक है मथुरा, और एक है सांची इंस्क्रिप्शन, एक है उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, एक तो है तुमेन, TUMAIN, तुमेन इंस्क्रिप्शन ग्वालियर मध्य प्रदेश में मौजूद है, और एक है बैग्राम, जो कि वेस्ट बंगाल में मौजूद है। ठीक है, ये सभी कुमारगुप्त फर्स्ट का। ऐसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हो, बोलेगा सांची इंस्क्रिप्शन कौन बनाया है, तो कुमारगुप्त फर्स्ट है। बैग्राम इंस्क्रिप्शन कौन बनाया है, ये होता है कौन, कुमारगुप्त फर्स्ट। तो वैसे टाइप का देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है स्कंदगुप्त देखते हैं। तो स्कंदगुप्त जो है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बनाए हैं,
ये हम लोग आगे से भी पढ़ लिए हैं, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। और एक है इंडोर कॉपर प्लेट और एक है भीतरी पिलार इंस्क्रिप्शन जो कि गाजीपुर में मौजूद है। ये दोनों को भी कैसे याद रखना है, इंडोर इंडोर मतलब है भीतरी अंदर, तो और भी एक है उसका नाम भीतरी पिलार इंस्क्रिप्शन। मतलब ये दो इंस्क्रिप्शन एक नाम से आप याद कर सकते हो, बट दो है अलग अलग, ये भीतरी है और ये है इंडोर, ये है जूनागढ़। और एक क्या है, कहउम, एक है कहउम मतलब गोरखपुर में मौजूद है, और एक है शुपिया जो कि रीवा और मध्य प्रदेश में मौजूद है। इसको थोड़ा सा याद रखना करना पड़ेगा क्योंकि मेमोरी थोड़ा से तो, हिस्ट्री में तो मेमोरी थोड़ा सा लगाना पड़ता है क्योंकि फ्यूचर में बहुत काम देगा ये सब। तो और एक क्या है, बुद्धा गुप्ता एक थे जो कि उनका एक इंस्क्रिप्शन था, उसका नाम है पहरपुर कॉपर प्लेट। ठीक है, पहरपुर कॉपर प्लेट बुद्धा गुप्ता के द्वारा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक में आपको आगे से बोल दी हूँ कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस को हम लोग 5 भाग में विभक्त कर सकते हैं, 3 भाग में विभक्त कर सकते हैं, आप जैसे आपको उसको प्रूव कर सकते हो। एक क्या है इंस्क्रिप्शन जो कि एपिग्राफी और इंस्क्रिप्शन पढ़े, और नेक्स्ट क्या पढ़े हम लोग, जो उसके पहले हम लोग पढ़े था इंस्क्रिप्शन और ये पढ़े, और अभी सेकंड पढ़ेंगे हम लोग न्यूमिस्मेटिक, और उसके पहले भी एक्सप्लोरेशन भी पढ़े थे, और भी बहुत कुछ है जो कि हम लोग उसके साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये कैसे है, एक है स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड, हाँ मोनूमेंट्स भी हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं, जितना आप बढ़ाओगे उतना पॉइंट्स आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। बट ये जो है मैं जो जितना बोल रही हूँ ये आपका मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी सही है, और जो शॉर्ट टाइप्स बहुत मिल रहा है आपको। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। मैं पहले क्या बोली थी, स्टडी ऑफ राइटिंग्स इज कॉल्ड पालियोग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, जो कि मुद्रा विद्या बोलते हैं। ठीक है, तो मुद्रा कौन सा जगह का कौन सा मुद्रा था। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा कॉइन्स था, इसको याद रखना है ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि कॉइन्स इन वैदिक पीरियड में कौन सा कॉइन्स था, एक था निष्का और था निष्का ग्रीवा मतलब ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, तो निष्का मतलब होता है गोल्ड कॉइन। ठीक है, निष्का ग्रीवा मतलब ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बना हुआ ऑर्नामेंट्स। और क्या था, निष्का एक था, सुबर्णा एक था, सातवाहना एक था, पदा एक था। तो ऐसा पूछ सकता है कि वैदिक पीरियड में कौन सा कॉइन्स चल रहा था, तो सातवाहना था एक, सुबर्णा था, निष्का था, पादा था। ठीक है, तो फिर और एक मैं बोली हूँ कि जनपद महाजनपद भी आप पढ़े होंगे, तो जनपद के टाइम में कौन सा चीज़ था। तो पाणिनि उनके अष्टाध्यायी में रेफर्स किए हैं कि जो कॉइन्स के बारे में बताए हैं वो कॉइन्स सबका नाम क्या था, एक था कहापन्ना कर्षपन्ना, कहापन्ना कर्षपन्ना, और था निखा निष्का, और एक था सातवाहना, और एक था पदा, और एक था क्या भीम शतिका, और एक था त्रिशतिका, भीम शतिका त्रिशतिका, और एक था सुबर्णा। और साउथ इंडिया में उस टाइम में क्या था, मंजरी और कलंजू। ठीक है, मंदाजी कलंजू, ऐसा भी पढ़ सकता है एग्जाम में कि साउथ इंडिया में कौन सा कॉइन्स चल रहा था। तो आप बोल सकते हो एग्जाम्पल ऐसे वो दे दिया होगा, मंदाजी कलंजू, विशतिका त्रिशतिका और सुबर्णा निष्का, ऐसा दे दिया होगा। तो आप कैसे किसे टिक मारना है, ये इसे टिक मारना है। ठीक है, उसके बाद कुछ कॉइन्स था, उसको पंच मार्क कॉइन्स बोला जाता था। पंच मार्क कैसे था, उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मिंट नहीं था, वो ऐसे ही एक मतलब कॉपर का प्लेट लेके उसके ऊपर कुछ छाप मार देते थे। ठीक है, छाप ऐसे टाइप का भी रहता था, ऐसे टाइप का रहता था, ऐसा मतलब बहुत सारा छाप, नहीं तो कुछ कुछ कॉइन्स में ऐसा टाइप का रहता था। जो स्वस्तिक चिन्ह भी ऐसा रहता था, तो बहुत सारा ये सब जो बोलते हैं छाप मार्क। तो छाप मार्क में कौन सा था, कैसे कैसे कौन सा चीज़ में छाप मारते थे, एक कॉपर वाला था, एक उसका मतलब कैसे सिल्वर वाला था, कॉपर वाला था, और कैसा कैसा आकार में था, स्क्वायर में था, राउंड में था, रेक्टेंगुलर में था। पंचमार्क कॉइन्स सीरीज कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज। तो ये जो पंचमार्क का सीरीज जो था मतलब वो 4 टाइप में 4 कैटेगरी में डिवाइड था। एक था तक्षशिला गांधारा टाइप का था, एक था कोशला टाइप का था, एक तो अवंती टाइप का था, मगधा टाइप का था। बट बाद में ये जो मगधा टाइप पूरे सबको सरपास कर लिया, मतलब सबको अपने पावर को ले आया है। तो पता है आपको जितना सारा महाजनपद भी था, मगधा पूरा सबको हरा के वो एक ही बड़ा सा एम्पायर बना लिया था। वैसे ही कॉइन में भी जो मगधा टाइप का जो कॉइन था ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया। उसके बाद जो कॉइन सब था इंडो ग्रीक के टाइम में, पहला कॉइन इंडो ग्रीक आके वो लोग क्या किए ना उसको ये किए थे, पब्लिश किए थे। और कुछ कुशाणे वाले जो थे, कुशाणा जो फर्स्ट वो लोग गोल्ड कॉइन्स को हाँ प्रचलित किए थे। और उसके बाद गुप्ता वाले थे, जो गुप्ता का जो कॉइन्स को क्या बोला जाता था, दिनार बोला जाता है था।
ठीक है, दिनार बोला जाता था। एग्जाम में ऐसा भी पढ़ सकता है कि गुप्ता के पीरियड में कौन सा कॉइन था, तो था दिनार्स। और कौन सा पीरियड के लोग जो कि पहला गोल्ड कॉइन्स को ये किए थे, तो कुशाने वाले थे, कुशान वाले। और बोलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स कौन सा पीरियड में ज़्यादा प्रचलित हुआ था, वो गुप्ता वाला के पीरियड में, क्योंकि ये डिस्कवरी किए फर्स्ट प्रचलित किए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित इस टाइम में हुआ था। ठीक है, ये कॉइन्स के बारे में हो गया। उसके बाद मैं आपको बोली थी पहले से भी, जो हमारा जो सोर्सेस है, सोर्सेस पूरा हम लोग उसको 3 भाग में डिवाइड किए थे। एक था लिटरेरी सोर्सेज, जो कि मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और नेक्स्ट वाला था आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, जो कि मैं अभी करने जा रही हूँ। और उसके बाद फॉरेन अकाउंट्स को हम लोग अलग से क्यों करें, तो इसमें हम लोग लास्ट में इसको, एंड में इसको क्या किए हैं, मतलब ऐड कर दिए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से अच्छा वाले बुक से मैं इसको नोट्स बनाई हूँ, तो ये इसको थोड़ा से ध्यान से आप नोट्स बना लेने का। ठीक है, तो देखते हैं फॉरेन अकाउंट्स क्या क्या है। तो फॉरेन अकाउंट्स मतलब क्या, फॉरेन टाइप के, मतलब फॉरेन के जो हिस्टोरियन थे वो हमारे भारत के बारे में क्या बोल रहे हैं और हमारे अतीत के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे पास लिखा नहीं है, तो हम लोग इनका वो चीज़ को सहारा ले रहे हैं, इनके द्वारा हम लोग इसको मतलब इतिहास को गठन कर रहे हैं। ठीक है, द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ इंडिया इज मेड बाय हेरोडोटस। पहली बार जो कोई इंडिया के बारे में जब बोला था वो थे हमारे हेरोडोटस, जो कि फादर ऑफ इतिहास है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री, हु डिपोजिट्स द पॉलिटिकल कनेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। कहाँ के बारे में ज़्यादा बोले थे, ये जो भारत का जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बारे में बोले थे, जहाँ पे अफगानिस्तान अभी मौजूद है, कंदाहार ये सब जो था, पाकिस्तान, ये सब एरिया के बारे में वो बोले थे। जो और किसके साथ उसका कनेक्शन था ना, एक्मेडियन एक एम्पायर था, वो एम्पायर के साथ ही उनका जो रिलेशनशिप था, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, इसके बारे में बोले थे कौन, हेरोडोटस। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, अलेक्जेंडर का आने के टाइम में कुछ ऐतिहासिक जो ग्रीक के हिस्टोरियन थे उनके साथ आए थे अलेक्जेंडर के साथ, वो कुछ भारत के बारे में बोले, वो पंजाब और सिंध के बारे में बोले। और उसके बाद फिर क्या हुआ ना, ये हो गई क्या, पहले वाले कौन से थे, ग्रीक, ये भी ग्रीक वाले थे, ये भी ग्रीक वाले थे। नेक्स्ट वाले रोमान वाले, रोमान के कौन से हिस्टोरियन थे, इसको भी आप थोड़े से याद रखना, क्विंटस, कर्टियस, डाइडोरस, आर्यन, प्लूटार्क, ऑदर्स। तो ये लोग सब जो थे रोमांस वाले, उनका भी जो रोमान के थे वो लोग का भी कुछ हिस्ट्री है, जो कि बुक से कुछ पता चल रहा है भारत के बारे में। उनका बुक को मैं ज़्यादा मेंशन नहीं किया और मुझे मिला भी नहीं इनका बुक्स के बारे में। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं मेगास्थनीज के बारे में। पहला बुक एक था जो कि इंडिका, मेगास्थनीज का द्वारा मतलब लिखा हुआ इंडिका पहला। और एक बुक था क्या, द पेरीफ्लश ऑफ एथेरियन सी, एरिथ्रियन सी, इसके बारे में, ये भी बहुत अच्छा बुक है, इसके बारे में भी बहुत सारा भारत के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है, लेकिन इसके राइटर का नाम कुछ मेंशन नहीं है, कोई से बुक में नहीं मिल रहा है, अननोन राइटर है, कौन लिखा है पता नहीं, किसी को कोई लिखे नहीं है, उनके बारे में बताए नहीं है। उसके बाद था टॉलेमी, उसके बाद जो एक थे टॉलेमी, टॉलेमी का क्या बुक था, उसका नाम था जियोग्राफी, जियोग्राफी बुक का नाम था जियोग्राफी। उसके बाद आपको तो पता है फाहियन आए थे, ह्यूमेंस आए थे, तो फाहियन किसके टाइम में आए थे और कौन सा बुक लिखे थे, वो 399 में, ऐसा क्रोनोलॉजी पूछ देता है, पहले फाहियन आए थे ना, पहले ह्यूमेंस आए थे ना, पहले इत्सिंग आए थे, तो पहले फाहियन आए थे, उसके बाद ह्यूमेंस आए थे, उसके बाद इत्सिंग आए थे। उनका टाइम पीरियड भी थोड़ा याद रखना है, उसके साथ और क्या याद रखना है, उनका बुक्स का नाम याद रखना है। फुओ की जो होता फाहियन का, और शियू की जो होता है हुएंसा का। हुएंसा हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, हर्षा के टाइम में, और जो है फाहियन जो है वो आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। उसके बाद देखते हैं तिब्बत के कुछ हिस्टोरियन है, वो भी कुछ लिखे हैं भारत के बारे में। जो तिब्बत के जो थे हिस्टोरियन, उसका नाम है लामा तारानाथ, उनका 2 बुक है, एक है दुल्बा और एक है तंग्यूर। ठीक है, दुल्बा और तंग्यूर, ये दोनों बुक से भी भारत के बारे में कुछ चीज़ पता चल रहा है। उसके बाद जो है मुस्लिम राइटर सब जो हैं, मतलब मुस्लिम राइटर, वो भी बहुत कुछ लिखे हैं, तो उससे भी हम लोग को कुछ पता चल रहा है। अलबेरूनी जो लिखे थे, जो कि जो गजनी का जो आया था लूटने के लिए, 17 बार भारत लूटा था जो मोहम्मद गजनी, उनके टाइम में अलबेरूनी आए थे, वो लिखे थे तहकीक ई हिंद, जो कि 1030 में लिखे थे। ठीक है, तहकीक ई हिंद बुक लिखे थे। और एक है सुलेमान, जो कि सिलसिला उत तवारिख, उनका बुक का नाम है सुलेमान सिलसिला उत तवारिख। इसको मत सोचना कि नहीं याद रखने से चलेगा,
चल सकता है, क्योंकि आपको मार्क्स तो मिल जाएगा ग्रेजुएशन में, जब आप लिख दोगे तो ऐसा बहुत सारा लॉन्ग टाइम जब लिख दोगे मार्क मिल सकता है। बट इसको जब आप पढ़ोगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, आप एंट्रेंस इजीली क्लिक कर सकते हो। और एंट्रेंस के बाद जब पीजी जब आप करोगे तो पीजी के टाइम में नेट एग्ज़ाम भी एक है, जो नेट एग्ज़ाम में भी बहुत काम देने वाला है। और ये ऐसे मैं नेट से नहीं ढूंढ के लिखी हूँ, ऐसे जो कि इरिलीवेंस बुक से नहीं लिखी हूँ, ये मैं स्टैंडर्ड बुक से मैं नोट्स बनाती हूँ। तो ये बहुत बेनिफिशियल है फॉर योर स्टडी, फॉर योर फ्यूचर स्टडी। उसके बाद अल मसूदी, जो कि उनका है मुराज उल जवाब। अल मसूदी के द्वारा एक लिखा हुआ बुक, उनका नाम है मिराज उल जवाब। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हसन निजामी के द्वारा ताजुल मशहूर, ताजुल मशीर एक बुक का नाम है। और नेक्स्ट है मीर खोंड के द्वारा एक बुक है रौजत उस शफ़ा, रौजत उस सफ़ा। और खोंड मीर एक है, मीर खोंड और खोंड मीर के द्वारा लिखा है हबीब उश शियार, हबीब उश शियार। इसको कॉपी में नोट्स कर लेना, उसके बाद इसको याद करना, बार बार याद करना। उसका तो एक थे फरिश्ता, उनका उनके द्वारा लिखा हुआ बुक है तारिक ई फरिश्ता। ठीक है। और उसके बाद है निजामुद्दीन के द्वारा एक बुक लिखा तवाक़त ई अकबरी, निजामुद्दीन के द्वारा लिखा हुआ बुक का नाम है तवाक़त ई अकबरी। मिनाजुद्दीन, इनको मिनाजुस सिराज भी बोला जाता है, उनका बुक है तवाक़त ई नाशरी। और है अल उतबी, उनका है तारीख ई यामिनी, अल उतबी के द्वारा लिखा हुआ बुक का नाम है तारीख ई यामिनी। और इबन उल अथीर, ठीक है, इबन उल अथीर के द्वारा लिखा हुआ बुक का नाम है अल तारिक उल कामिल, अल तारिक उल कामिल। तो ये जितना सारा था ये बहुत इम्पोर्टेंट था। कुछ मतलब जो भी है आपके ग्रेजुएशन के स्टडी के लिए भी ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ठीक है, और उसके साथ आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मेमोरी पावर बूस्ट करता है और बाद में फ्यूचर में भी बहुत काम देने वाला है। आपका नेट एग्ज़ाम, आपका पीजी एंट्रेंस के लिए, बाहर के एग्ज़ाम के लिए बहुत काम देने वाला है। तो मैं होप कर रही हूँ वीडियो बहुत पसंद आएगा। और ये वीडियो में थोड़ा सा एडिटिंग सब ठीक है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा ये जो है स्पेसिंग जो है जो स्पेसिंग लाइन जो है ये थोड़ा मुझे देना चाहिए था, बट मैं इसको बना दी भी और मैं नहीं चाहती इसको फिर से कुछ करूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जब अच्छा लग रहा है इसको सही से नोट्स बना के पढ़िए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैं मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ मेरे बच्चों के लिए, तो मैं होप कर रही हूँ इससे जो भी पढ़ते हो बहुत बेनिफिशियल होगा। और खाली ये मत सोचो कि इंग्लिश में हो रहा है, इंग्लिश में नहीं पढ़ सकेंगे। तो अभी जब आप इंग्लिश में नहीं दोगे, पीजी के टाइम में बहुत इंग्लिश ज़रूरत होगा, थोड़ा थोड़ा अक्वेंटेड होना चाहिए इंग्लिश के साथ। और मैं भी उड़िया में वीडियो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि जब मैं बनाऊंगी भी तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि और भी बच्चे देख रहे हैं, बाहर के बच्चे भी कुछ हैं वो भी देख रहे हैं वीडियो, और मेरे अलग स्टूडेंट्स भी हैं जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश मीडियम के, वो भी देख रहे हैं। तो थोड़ा भी देखें बट बेनिफिशियल हो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है।